चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। हमने देखा कि कितना ज्यादा क्रूशियल होती है पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी डेमोक्रेसी की वर्किंग के लिए। अब क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा जो विजिबल चेहरा होता है वो इन्हीं पार्टीज का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग जो है अगर कुछ भी गलत होगा वर्किंग में डेमोक्रेसी के, तो सबसे पहले पार्टीज को ही ब्लेम करेंगे। पूरी दुनिया में लोग जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतोष दिखाते हैं जब भी फेलियर होता है पॉलिटिकल पार्टीज का अपने फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म करने में। ऐसा हमारी कंट्री में भी है। खास तौर से बहुत ज्यादा असंतोष और क्रिटिसिज्म ये जो है मेनली होता है 4 प्रॉब्लम एरियाज पर जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी वर्किंग करती है, और पॉलिटिकल पार्टीज को जरूरी है कि वो इनको फेस करें, ओवरकम करने की कोशिश करें इन चैलेंजेस को, ताकि वो जो है एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम कर सके डेमोक्रेसी के। अब सबसे पहला जो है फर्स्ट चैलेंज है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज के अंदर, यानी आपस में अपनी पार्टी के खुद के अंदर जो इंटरनल तौर पे लोकतंत्र की कमी। पूरी दुनिया में एक टेंडेंसी है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कि सादे की सारी जो पावर है वो 1 या 2 लीडर्स के हाथ पर होती है जो बिल्कुल टॉप पोजीशन पे होते हैं। पार्टीज ना तो कोई मेंबरशिप का रजिस्टर रखती हैं, ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल तौर पे मीटिंग करती हैं, और ना ही रेगुलर तौर पे इंटरनल इलेक्शंस कराती हैं। जो साधारण मेंबर होते हैं पार्टी के, उनको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती कि पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। उनके पास ना कोई साधन है, ना कनेक्शंस है जिससे वो जो है जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं पार्टी में उनको प्रभावित कर सके। नतीजा क्या होता है, जो लीडर्स हैं उनको ज्यादा पावर मिल जाती है कि वो जो है पार्टी के नाम पे अपने डिसीजंस लेने लगते हैं। 1 या 2 लीडर्स जो हैं उनके पास सुप्रीम पावर होती है पार्टी के अंदर, और जो लोग इस लीडरशिप के साथ डिसएग्री करते हैं उनको बहुत मुश्किल हो जाता है पार्टी के अंदर कंटिन्यू करना। खाली पार्टी के प्रिंसिपल्स के प्रति या पॉलिसीज के प्रति लॉयल्टी होना, उससे ज्यादा पर्सनल लॉयल्टी लीडर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कार्टून के माध्यम से दिखाया गया है कि बर्लुस्कोनी जो है ये प्राइम मिनिस्टर थे इटली के, ये टॉप बिजनेसमैन भी थे इटली के, और यहाँ तक कि लीडर थे फोर्जा इटालिया के जो कि 1993 में बनी थी। इनकी कंपनी के टीवी चैनल्स थे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पब्लिशिंग कंपनी थी, एक फुटबॉल क्लब था और एक बैंक था। और ये जो कार्टून बनाया गया है ये लास्ट इलेक्शंस के दौरान बनाया गया है। फिर यहाँ पर एक कार्टून में दिखाया गया है कि पार्टीज जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा टिकट्स वुमेन को क्यों नहीं देती। क्या इसका कारण इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होना है? अब देखते हैं दूसरा चैलेंज क्या है। दूसरा चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन का, जो कि पूरी तरह से फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब कि एक फैमिली का राज है, फिर उसके बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका बेटा, वही जो है इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो है ओपन या ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉलो नहीं करती हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए। बहुत ही कम तरीके हैं ऐसे किसी भी ऑर्डिनरी वर्कर को कि वो टॉप तक पहुंच पाए पार्टी के अंदर, और जो लीडर्स होते भी हैं वो ऐसी पोजीशन में होते हैं कि वो जो है अनफेयर तरीके से लोगों का फेवर करते हैं जो उनके करीब होते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स का। बहुत सारी पार्टीज में जो टॉप पोजीशंस हैं वो हमेशा एक फैमिली के मेंबर्स के द्वारा कंट्रोल करी जाती है, तो जो बाकी मेंबर्स हैं उस पार्टी के उनके लिए बिल्कुल ही अनफेयर बात है। ये डेमोक्रेसी के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि लोगों जिनके पास पूरी तरह से ना तो अनुभव है ना पॉपुलर तौर पे सपोर्ट है, वो जो है पावर की जो पोजीशन है उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये जो है टेंडेंसी अभी आपको कुछ उसमें देखने मिलेगी मेजर्स में पूरी दुनिया के अंदर, जहां पर पहले से पुराने उसमें से डेमोक्रेसी चली आ रही है, वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी देखने को मिलेगी। अब जैसे ये कार्टून जो है बनी थी जब प्रेसिडेंसी थी जॉर्ज बुश की, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे यूएस में। ये पार्टी जो है सिंबल है इनका एलिफेंट। कार्टून जो है वो सजेस्ट कर रही है कि जो कॉर्पोरेट अमेरिका है वो कंट्रोल करता है सारे के सारे जो मेजर इंस्टीट्यूशंस है कंट्री के उनको। थर्ड चैलेंज है कि रोल जो है मनी और मसल पावर का पार्टीज में वो बढ़ता जा रहा है, खास तौर से इलेक्शंस के टाइम पे, क्योंकि पार्टीज मेनली फोकस करती हैं इलेक्शंस को जीतने में
और वो जो है इलेक्शंस को जीतने के लिए शॉर्टकट मेथड अपनाती है। वो नॉमिनेट करती है उन कैंडिडेट्स को जो जिनके पास या तो है या जो ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकता है। बड़े बड़े लोग और कंपनीज जो फंड्स देते हैं पार्टीज को, उनका ज्यादा प्रभाव होता है पॉलिसीज पे या जो भी डिसीजंस होते हैं पार्टीज के उन पर। कुछ केसेस में जो पार्टी जो है वो इवन क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है जो कि इलेक्शंस जीत सकते हैं। जो डेमोक्रेट्स हैं पूरी दुनिया में वो इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि कैसे जो रोल है रिच लोगों का और बड़ी बड़ी कंपनीज का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बढ़ता जा रहा है। चौथा चैलेंज है कि ज्यादातर क्या होता है, पार्टीज जो है वो ऑफर नहीं करती हैं एक मीनिंगफुल चॉइस अपने वोटर्स के लिए। अगर मीनिंगफुल चॉइस ऑफर करेंगी तो पार्टीज जो है वो बिल्कुल ही अलग होंगी। इधर बीच कुछ सालों में एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, खासतौर से विचारधारा में जो है डिफरेंस देखने को मिलता है पार्टीज के बीच में, ज्यादातर पूरी दुनिया के अंदर। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए जो लेबर पार्टी है और जो कंजर्वेटिव पार्टी है ब्रिटेन के अंदर, वो बहुत जो है उनके बीच का डिफरेंस कम है। वो ज्यादातर जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उन पर सहमति बना लेते हैं, पर सिर्फ डिटेल्स में जो है कि कैसे पॉलिसीज को बनाया जाएगा, लागू किया जाएगा, उसमें ही उनके थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। हमारी कंट्री में भी जो डिफरेंसेस हैं बड़ी बड़ी पार्टीज में, वो मेनली जो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके थे वो कम हुए हैं। जो सही मायने में अलग पॉलिसीज चाहते हैं उनके पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है। कई बार लोग इवन इलेक्ट नहीं कर पाते बहुत ही डिफरेंट लीडर्स को, क्योंकि वही सेम सेट लीडर्स का जो है शिफ्ट होता रहता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। यहाँ पर एक आपको कार्टून दिया गया है कि इनके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा पैसा है, तो वो पूछ रहे हैं 50 करोड़ है इनके पास, तो वो ये पूछ रहे हैं कि आप फिर इलेक्शन क्यों लड़ना चाह रहे हैं। तो क्या ये सजेस्ट करता है कि जो डेमोक्रेसी में लोग हैं वो इलेक्शन इसीलिए लड़ते हैं कि उन्हें पैसा बनाना है? क्या ये सच नहीं है कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो वाकई में कमिटेड हो लोगों की भलाई के लिए?